नमस्कार। बोल के लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। आज भी हम अपने आप को एक महान देश कैसे बता सकते हैं? हम अपने आप को एक महान सभ्यता कैसे बता सकते हैं? हम अपनी करुणा भूल चुके हैं, हम अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि आज सरकार जो है वो अपनी इमेज बनाने में, अपनी छवि सुधारने में विश्वास करती है। पश्चिम बंगाल में सिर्फ 75 सीटें जीतने के लिए तुमने पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया। तुम्हारी पूरी प्राथमिकता वहां थी, और अब भी हम अपने आप को महान देश बताते हैं। शुरुआत में मैं आपको दो मिसालें देना चाहूंगा। आपके स्क्रीन पर देखिए, ये पूरे स्क्रीन पर दिखा रहा हूं मैं। ये गोरखपुर में एक तख्ती लटकी हुई है शमशान घाट के साथ में। आप जानते हैं क्या कहती है? ये कह रही है कि शमशान घाटों में जो चिताएं जल रही हैं उसकी तस्वीरें लेना मना है, उसका वीडियो लेना मना है, क्योंकि ये हिंदी रीति रिवाजों के खिलाफ है। जिस राज्य के मुख्यमंत्री मृतकों के आंकड़े दबाएं, जहां वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी है, जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर मांगने वालों पर एफआईआर दर्ज कर दी जाए, आज उन्हें इस बात को लेकर चिंता हो रही है कि अगर हम अंतिम संस्कार के वीडियो दिखाएंगे तो उससे हिंदू धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज ये चिताएं जल क्यों रही हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? कभी सोचा इस बारे में? और मैं आपको बताता हूं कितने महान लोकतंत्र है। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन और उनकी टीम न्यूजीलैंड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा रही है। उन्होंने अपील की, मदद की। बाद में भारत सरकार ने कहा कि ये जो डिमांड्स हैं वो अनसोलिसिटेड हैं, बेसिर पैर की डिमांड्स है, इसकी कोई जमीन नहीं है। आपने कहीं पर देखा है कि एक दूतावास उस देश की विपक्ष की पार्टी की यूथ टीम से मदद की अपील कर रही है? अब भी हम अपने आप को एक महान लोकतंत्र बताते हैं, और अब भी तुम अपनी छवि सुधारने में लगे हुए हो। जो दो मिसालें मैंने आपको बताई, ये दोनों तस्वीरें दुनिया भर में जा रही हैं। बताइए, देश की नाक कौन काट रहा है? और अब मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कल मोदी सरकार को किस तरह से लताड़ा। एक एक शब्द पर आपको गौर करना पड़ेगा, और कोरोना के एक साल बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट यह कहने को मजबूर है तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि तीन बड़े मुद्दे जो उन्होंने उठाए, जो आपकी स्क्रीन पर, ऑक्सीजन की अतिरिक्त सप्लाई बनाएं, यानी कि सरप्लस सप्लाई बनाएं, अस्पतालों में भर्ती की एक राष्ट्रीय नीति बनाएं, और जो लोग सोशल मीडिया में मदद की मांग कर रहे हों या मदद कर रहे हों उन्हें परेशान ना किया जाए। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मई की रात से पहले दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को संबोधित करके पूरा किया जाए, यानी अगले 2 दिनों में दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। दिल्ली को ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए, उसकी डिमांड है 900 मेट्रिक टन्स, और इस वक्त उसे मिल रहा है 550 मेट्रिक टन्स। यह दिल्ली है। क्या दिल्ली को इस बात की सजा दी जा रही है कि उन्होंने आपको, जो चुनाव हुए थे उसमें आपको उन्होंने सत्ता नहीं दी थी? क्या इस बात की उन्हें सजा दी जा रही है? या इस बात की सजा दी जा रही है जब अरविंद केजरीवाल ने तमाम मुख्यमंत्रियों के सामने लाइव कर दिया था उस प्रसारण को, और यह कहा था कि देखिए मुझे हरियाणा किस तरह से परेशान कर रहा है? क्या इस बात की सजा दिल्ली को दी जा रही है? दिल्ली वो जगह है जो कि देश की राजनीतिक राजधानी है, तमाम राजनेता रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, सब रहते हैं। यह बुरी हालत है दिल्ली की। दूसरी बात जिस पे गौर कीजिएगा, केंद्र सरकारों को राज्यों के साथ मिलकर आपातकालीन हालात के लिए ऑक्सीजन को लेकर एक आपूर्ति व्यवस्था बनाना चाहिए, यानी बफर स्टॉक बनाएं और इस पर अपने नियंत्रण को पूरी तरह से खत्म करें। क्या बोल रही है यहां पर अदालत? अदालत यह बोल रही है कि भाई ऑक्सीजन पर आपने काबू करके रखा हो, इसे खत्म करो। राज्यों के साथ मिलकर एक नीति बनाओ, खासकर जो इमरजेंसी के हालात हैं उनको लेकर। 1 साल बाद अब भी हम यह बात कह रहे हैं, आपने सोचा है? इसलिए मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि हम अंदर से टूट चुके हैं। ना करुणा है, ना ममता है, और ऊपर से गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। आपको सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रहा है। आगे देखिए, सोशल मीडिया में जो लोग मदद मांग रहे हैं या मदद दे रहे हैं, अगर उन्हें परेशान किया गया तो अदालत ऐसी राज्य सरकारों और सरकार और पुलिस पर कार्रवाई करेगी, और इस मामले में सभी चीफ सचिवों और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को जानकारी दी जाए। कितने शर्म की बात है।
मैं किसी की मदद कर रहा हूं और तुम मुझ पे ही केस करोगे। ऐसा हुआ था उत्तर प्रदेश में। अमेठी में एक व्यक्ति अपने दोस्त के नाना के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर मांग रहा था और उस पर एफआईआर कर दिया। यह बात अलग है कि बाद में उन्होंने केस वापस ले लिया। क्यों? डराने के लिए उन लोगों को जो लोग मदद की अपील कर रहे हैं या मदद कर रहे हैं। मैं अपनी बात करता हूं। चलिए दोस्तों, मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि किसी को रेमडेसिविर दिला सकूं, ऑक्सीजन दिला सकूं, बिस्तर दिला सकूं। मगर सोशल मीडिया में, जैसे मैं ट्विटर की बात करूं, तो मेरे करीब 12 लाख फॉलोअर्स हैं। 12 लाख मुझे फॉलो करते हैं। और पिछले 3 हफ्तों से अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो लोग मुझसे अपील कर रहे हैं कि अभिसार भाई ऑक्सीजन को लेकर मदद करें, रेमडेसिविर को लेकर मदद करें या अस्पतालों में जगह के लिए मदद करें, तो मैं उनकी इन मांगों को उन लोगों के पास पहुंचा रहा हूं जिनके पास सामर्थ्य है। और उसके लिए मैं आपको कुछ चेहरे दिखाना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह, यूथ कांग्रेस के नेता श्रीनिवासन, कांग्रेस के पूर्व एमएलए मुकेश शर्मा, आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे। इन तमाम लोगों से मैं लगातार अपील कर रहा हूं कि आप लोगों की मदद करें। अब आप जानते हैं, जब भी मैं कोई ट्वीट डालता हूं या मदद की अपील करता हूं तो मेरे जहन में यह डर बना रहता है कि अरे कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर दिल्ली पुलिस मुझ पर एफआईआर ना कर दे। अब मदद करने के लिए भी अब दिल में मुझे यह डर पालना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि हम अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि करुणा और ममता नाम की कोई चीज नहीं रही है हमारी व्यवस्था में। आगे देखिए, केंद्र सरकार अदालत को 10 मई तक बताएगी कि उसने ऊपर दिए गए दिशा निर्देशों पर क्या कार्रवाई की। इसके अलावा मौजूदा टीकाकरण नीति बहुजन समाज और कमजोर तबके के लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो लोग टीके की कीमत नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही। इस देश के जो वंचित हैं, कमजोर हैं, बहुजन समाज से हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, वो कहां से पैसे देंगे बताइए ना। इसको लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं है, बस ऐसी हवा में काम चल रहा है। आगे, अदालत ने राज्यों और सरकारों के लिए टीके की कीमत में फर्क पर भी सवाल उठाया। आखिर यह फर्क क्यों? तो आपने देखा, 1 साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट के क्या तेवर हैं। और यहां कोई कुछ नहीं सीख रहा है दोस्तों। सरकारें तो चलिए, हम जो लोग हैं, बाकी जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। आम इंसान अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। कल ममता बनर्जी की शानदार जीत हासिल हुई। दरअसल कल कहा जाए तो मोदी सरकार के लिए दोहरे झटके का दिन था। पहले तो इनको सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई और फिर ममता बनर्जी ने 200 से ऊपर सीटें लेकर जीत हासिल की। मगर ये 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के समर्थक जश्न मना रहे हैं। कोरोना नए सिरे से पांव पसार रही है पश्चिम बंगाल में, और यह जश्न की तस्वीर है। अब यह तस्वीर देखिए मुजफ्फरनगर में पंचायत के चुनावों में। यह देखिए मतगणना केंद्रों में कितनी बड़ी भीड़। इसको लेकर अदालत से गुहार भी लगाई गई थी कि इन चुनावों को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें। मगर क्या अदालत ने इस पर कुछ किया था? आप मुझे बताइए ना। इतने सारे लोग जो मतगणना केंद्र में जमा हुए हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक बार फिर यहां पर कोरोना का एक विस्फोट होगा। इसके लिए जवाबदेह कौन है मुझे बताइए? सरकार कुछ नहीं कर सकती थी? योगी सरकार कुछ नहीं कर सकती थी? या ये सवाल उठाने के लिए भी आप जो है पत्रकारों पर कार्रवाई करेंगे, या आप जो है बुरा मान जाएंगे? मैं गलत कह रहा हूं क्या? मुझे बताइए ना आप। अब दोस्तों, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स दिखाना चाहता हूं। फिलीपींस और न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने यूथ कांग्रेस के नेताओं से मदद की अपील की। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर न्यूजीलैंड ने श्रीनिवासन से अपील की, क्या आप हमें ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा सकते हैं? बहुत जरूरी है। फिलीपींस एम्बेसी, हम अर्पित शर्मा और करण सिंह प्रिंस, जो कि यूथ कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। उन्होंने 2 बड़े ऑक्सीजन टैंक्स हम तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे ही यह बात वो करते हैं, तो उसके बाद हमारे विदेश मंत्री क्या कहते हैं? उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है ट्विटर पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश के साथ। वो क्या कहते हैं? विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस एम्बेसी से बात की, वहां पर किसी तरह का कोई कोरोना केस नहीं था और यह सिर्फ एक अनसोलिसिटेड सप्लाई थी, यानी कि उन्होंने बिल्कुल भी मांग नहीं की थी। बावजूद उसके
यूथ कांग्रेस के नेताओं ने उन तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया। और यह सब चीप पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है। दो चीजें उन्होंने कही। पहले उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं थी और ऐसे ही पहुंचाया जा रहा था, किसी ने मांग नहीं की थी। आप यहां देखिए दोस्तों, बाकायदा कांग्रेस ने प्रमाण पेश किया है, पूरे स्क्रीन पर देखिए, प्रमाण पेश किया है कि किस तरह से अपील कर रही थी न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड की एम्बेसी ने वो ट्वीट भी किया था जिसे उन्होंने बाद में डर के मारे डिलीट कर दिया। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। शर्म कीजिए एस जयशंकर साहब, कुछ सीखिए स्वर्गीय सुषमा स्वराज से। सुषमा स्वराज को भी ट्विटर पर मदद की कई बार अपील की जाती थी, मगर वो ये नहीं देखती थी कि मदद की अपील कौन कर रहा है। दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी होता था तो वो कहते थे, बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो कितना मदद कर पाती थी ये एक अलग मुद्दा है, मगर उन्होंने करुणा दिखाई थी। सीखिए जयशंकर साहब, क्योंकि आप एक निहायत ही इनकॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर देश की मदद तो कर नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से आप इस तरह की वाहियात चीजें करते हैं। यह वीडियो देखिए दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने आखिरकार यह वीडियो न्यूजीलैंड की एम्बेसी तक पहुंचाया। आप मुझे बताइए ना, अब यहां झूठ कौन बोल रहा है? और फिर देखिए विदेश मंत्रालय का यह बयान, इसकी आखिरी पंक्ति पढ़िए, गिवन द पैंडेमिक सिचुएशन all are urged not to hoard essential supplies including oxygen। उन्होंने क्या कहा कि ऑक्सीजन और जरूरी चीजों की जमाखोरी ना करो, और उन्होंने यह फरमान किसे जारी किया है? दिल्ली में बसे दूतावासों के लिए। यानी कि आपने यह समझ लिया है कि दिल्ली में जो दूतावास हैं वो चोर उचक्के हैं, वो जमाखोरी करते हैं, बेवजह जमाखोरी कर रहे हैं। मेरे दो सवाल हैं। पहली बात, क्या आपको दूतावासों के लिए यह बात कहनी चाहिए थी कि आप जमाखोरी ना करें, ऑक्सीजन की जमाखोरी ना करें? ऐसे कौन बोलता है भाई? और दूसरी बात, अगर ये हालात हो गए हैं कि जमाखोरी करनी पड़ रही है, तो हालात किसने पैदा किए? 1 साल था आप लोगों के पास ऑक्सीजन को लेकर डिमांड को पूरा करने के लिए। पहले तो आपने 8 महीने लगा दिए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर टेंडर जारी करने के लिए। फिर आपने जब टेंडर जारी कर दिए 162 टेंडर, उसमें से सिर्फ आप 32 की मांग पूरी कर पाए, और उसमें कीमत सिर्फ 201 करोड़ रुपए की लग रही थी। आप वो पैसा भी नहीं लगा सके, और आप दूतावासों को कह रहे हैं कि आप लोग जमाखोरी ना करें। अरे क्या, कहां कौन है ये भाई एस जयशंकर साहब? और सबसे दुख की बात है कि ये शख्स खुद एक राजदूत रह चुके हैं, एक राजदूत जिन्हें कतई नहीं पता कि किस तरह से इस देश में डिप्लोमेसी की जाती है। अब मैं आपको एक और खबर बताता हूं दोस्तों, बहुत ही मार्मिक खबर है। आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, ये जानते कौन है? इनका नाम है मोजाम्बिक, ब्रूनेई और अल्जीरिया में भारत के पूर्व राजदूत अशोक अमरोही। 27 अप्रैल की आधी रात ये मेदांत अस्पताल पहुंचते हैं, गुरुग्राम के। मदद की अपील कर रहे होते हैं कि मुझे बचाओ। देखिए, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये फॉर्मर एम्बेसडर हैं। और 5 घंटे मेदांत की कार पार्किंग में रहने के बाद इनकी मौत हो जाती है। एस जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इनको लेकर श्रद्धांजलि दी है अपने ट्विटर अकाउंट पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एस जयशंकर साहब, आप जब दूसरों को धमकाते हैं, बोलते हैं कि जरूरत नहीं थी ऑक्सीजन सप्लाई की, और कुछ लोग चीप पब्लिसिटी के लिए बेवजह ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा रहे हैं, अगर आप ऐसा कुछ कह रहे हैं, तो जब यहां पर ये आदमी, हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अशोक अमरोही साहब अपील कर रहे थे, तो इनकी अपील को क्यों अनसुना कर दिया गया? इनकी आवाज किसने सुनी? यह हालत है आपके फॉर्मर डिप्लोमैट्स की कि वो कार पार्क में मर रहे हैं और आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 2 मिसाल देता हूं मैं आपको। आपकी स्क्रीन पर ये हेमंत बिस्व शर्मा, जैसे जानते हैं असम में बीजेपी को शानदार जीत मिली है। यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए, जश्न मत मनाइए, कोरोना का समय है। बहुत अच्छी बात कही आपने हेमंत जी, मगर अंत में एक चीज कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युद्ध स्तर पर कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर वो युद्ध स्तर पर कोरोना का मुकाबला कर रहे होते तो क्या देश की यह हालत होती?
और मैं नहीं भूला हूं कि लल्लन टॉप को दिए गए इंटरव्यू में जब आपसे इंटरव्यूअर यह पूछ रहा था कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना है, तब आपने कह दिया था कि असम में कोई केस नहीं है। और अब आप अपील कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर हालत उग्र है। और इनको देखिए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री सुबह उठकर क्या ट्वीट करते हैं आपकी स्क्रीन पर। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 75 सीटें हासिल करने के लिए और असम में पुडुचेरी जीतने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं। अरे चाटुकारिता की भी तो कोई हद होती है ना। आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं हर्षवर्धन जी? आपकी यह प्राथमिकता है कि आप प्रधानमंत्री को बधाई दें कि आपने जीत हासिल की है, 75 सीटों की जीत। इसलिए मैं कह रहा हूं, हम अंदर से टूट चुके हैं, हमारी प्राथमिकताएं पूरी तरह से धराशायी हैं और यह शर्म की बात है। इस सरकार का सिर्फ एक काम है और कुछ नहीं, वो है पब्लिसिटी। ये देखिए, हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल क्या चला रहे हैं आपके स्क्रीन पर। इन्होंने एक रेल की ड्रोन से ली गई तस्वीर है, देखिए साहब। और क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? ऑक्सीजन एक्सप्रेस ऑफ द इंडियन रेलवेज कंटिन्यूज transporting oxygen on mission mode across India. The lifeline of the nation becomes a lifesaver for COVID-19 patients by ensuring swift delivery of oxygen to various states. शर्म कीजिए पीयूष जी, आप इस तरह की बातें करते हैं। मतलब ड्रोन के जरिए आपने तस्वीर पेश कर दी जो बहुत ही अच्छा फिल्मी शॉट लगता है, बहुत अच्छा टॉप शॉट है। मगर एक और टॉप शॉट है जिसे आप ना भूलें। जब अंतिम संस्कार किए जा रहे थे, जब अर्थियां जलाई जा रही थी, जिसे आपकी सरकारें दफन करने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए आपके जो पालतू हैं, मसलन वो जो नेहरू सेंटर में डायरेक्टर हैं अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने कहा था कि अंतिम संस्कार दिखाने से हिंदू रीति रिवाज और जो आत्मा की मुक्ति होती है उसमें दिक्कतें पेश आती हैं। आत्मा को मुक्ति तब पेश होगी जब उन्हें मृत्यु में गरिमा मिले। जब एक एक चिता पर 5-5 शव जलाए जाएंगे ना, तो उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। जब जेसीबी के जरिए लोगों का शव उठाया जाएगा और फिर उसे गड्ढे में डाल दिया जाएगा, तो उस आत्मा को कौन सी मुक्ति मिलने वाली है बताइए? आप लोग हिंदू धर्म की भी बात करते हो ना, अपनी सुविधा के हिसाब से करते हो। आपके पास तर्क नहीं है, आपके पास एक पालतू मीडिया है जो आपके नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाता है। दैट्स इट, और कुछ नहीं। मगर बोल के लब आजाद है तेरे का फलसफा ही यही है कि हम आपकी आवाज देश की जनता तक पहुंचाते रहेंगे, हम देश की जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाते रहेंगे। सिर्फ यही फर्ज हमने सीखा है न्यूज क्लिक पर। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।